आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के लिए है और यह बुक भारती भवन का बुक है। सभी बच्चों के पास भारती भवन का बुक नहीं रहता है, जिस कारण से वह भारती भवन से ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर पाते हैं। बच्चे तो टारगेट ब्रिलियंट नोट्स पढ़ते ही है। यदि सभी बच्चे एक बार भारती भवन का भी ऑब्जेक्टिव देख ले तो उनको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो कांच में हम टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? पहला ऑप्शन है क नंबर विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ख है सुस्पष्ट द्रव्यनांक, ग है निश्चित ज्यामितीय आकृति, घ है उच्च अंतराण्विक बल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा विभिन्न दशाओं में समान गुण। तीसरा प्रश्न है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है? क में है 4, ख में है 7, ग में है 14, घ में है 8। तो याद रखिएगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। चौथा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है? तो ऑप्शन क में है पिंड केंद्रित, ख में है फलक केंद्रित, ग में है अष्टफलक केंद्रित, घ में है वर्गीय तल। तो ख नंबर हो जाएगा फलक केंद्रित। निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ के बिंदु बी की समन्वय संख्या होती है? तो इस फिगर को देखकर हमको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर। 8वां प्रश्न है, किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन है 5, 4, 8, 12। तो आंसर हो जाएगा 12। 9वां है, किसी प्रकार की क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में? तो ऑर्थोरोम्बिक। 10वां है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 12। तो ऑप्शन में हो जाएगा आंसर 2, क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ए और बी तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु घन के कोनों पर और बी परमाणु घन के फलकों के केंद्र में है, यौगिक का सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा AB3 यौगिक का सूत्र होगा। 12 नंबर प्रश्न है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियाँ की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क 8। 13 नंबर प्रश्न है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ग नंबर 8 आंसर हो जाएगा। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। बच्चे रिक्त स्थान वाले नहीं याद करते हैं, कभी कभी रिक्त स्थान वाले ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है। यदि आप लोग रिक्त स्थान वाले याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने को है। पहला प्रश्न है, परमाणु की संख्या सरल घनाकार इकाई सेल में 1 होता है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 2 होता है और फलक केंद्रित इकाई सेल में 4 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है? तो इसका आंसर होगा FCC। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो FCC। तीसरा प्रश्न है, कांच डैश ठोस का एक उदाहरण है? तो बेरवेदार ठोस का एक उदाहरण है। चौथा है, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है क्या कहलाता है? शॉटकी दोष कहलाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का हम पहले देख लिए थे ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे भारती भवन का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है क्वथनांक उन्नयन, चौथा है ताप। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। दूसरा प्रश्न है, बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण होता है हिमांक का अवनमन। अब आगे देखेंगे हम तीसरा प्रश्न है हमारा, जल में AB यौगिक को घुलाने पर वह पूर्णतः संयोजित होकर AB2 अणु के रूप में बदल जाता है। AB का अंतराण्विक द्रव्यमान 50 है। हिमांक अवनमन विधि से ज्ञात इसका आणविक द्रव्यमान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर 400। चौथा प्रश्न देखेंगे, सिर्फ एक कण की ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, कौन सा कण? तो विलायक के अणु
विलायक के अणु। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है वह क्या है? तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। छठा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो पहला ऑप्शन है K2SO4, ख नंबर है NaCl, ग नंबर है यूरिया, घ नंबर है ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर का आंसर हमारा सही होगा K2SO4। सातवां प्रश्न है, एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। Kf और Kb के मान क्रमशः 1.86 और 0.512 है, क्वथनांक उन्नयन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर 0.0512। आठवां 0. ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी सातवां नंबर का ग नंबर ऑप्शन। आठवां है 1 मिलियन चीनी 1 m मोल होता है। 1 मोल चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 मोल सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है तो कम होता है। 8 का ख नंबर कम होता है। 9वां N ऑक्टेन के साथ निम्नलिखित में किसके साथ विलायक अन्योन क्रिया सबसे अधिक होगी? तो इसका क नंबर ऑप्शन होगा साइक्लोहेक्सेन। 10वां एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर 0.0512। 11 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन के 200 ml मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले है, विलयन की मोलरता का नंबर ऑप्शन होगा 0.25 होगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो ख नंबर ऑप्शन होगा 0.5। अब देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसे भी आप अच्छे से देख लें। विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलेय के डैश के। तो इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रभार। 1 नंबर का आंसर होगा मोल प्रभार। दूसरा प्रश्न है, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से डैश होता है तो कम होता है। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा कम। तीसरा है, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का डैश कहते हैं तो मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आप लोग इसे अच्छी तरीक़े से याद कर ले। अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर। अब हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का है और बुक है हमारा भारती भवन। पहला प्रश्न है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट से कैथोड पर मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका आंसर होगा सोडियम, यानी ख नंबर। दूसरा प्रश्न है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने हेतु करके तनु है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न है, 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर 31.76 ग्राम तांबा। चौथा प्रश्न है, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पांचवा चालकत्व सेल स्थिरांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा L/A यानी क नंबर ऑप्शन L/A। छठा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव +0.763 है, इसका मानक अवकरण विभव है। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर 0-0.763। सातवां प्रश्न है, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा विद्युत अपघट्ट। उसके बाद है NaCl बराबर होता है इसका आंसर होगा ग नंबर लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। नौवां प्रश्न है, सेल ZnSO4 Cu का विद्युत वाहक 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड है। तो इसका आंसर हो जाएगा Cu। ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है,
ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ए। 11 नंबर प्रश्न है Mg मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और +1.66 वोल्ट है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में Mg यानी मैग्नीशियम क्या करेगा? तो ख नंबर ऑप्शन एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। 12 नंबर है लवण सेतु में KCl पोटेशियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के चालकत्व लगभग बराबर है। 13 नंबर प्रश्न है, इसका घ नंबर ऑप्शन हो गया। 13 नंबर प्रश्न है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, तो इसका क नंबर ऑप्शन होगा धनात्मक। 14 नंबर प्रश्न है कॉपर जस्ता Zn, उसके बाद है Ag यानी सिल्वर और Fe यानी लोहा के अपकरण विभवों का क्रम है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा Ag, Cu, Fe, Zn। 15 नंबर प्रश्न है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घ +1.17 वोल्ट। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी, घ नंबर ऑप्शन लेड स्टोरेज बैटरी हमारा द्वितीयक सेल है। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, इसे भी आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति डैश कहलाती है, तो इसका आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा प्रश्न है मानव इलेक्ट्रोड विभवों का निर्धारण धातु आयन के डैश सांद्रण तथा डैश ताप पर किया जाता है, तो इसका आंसर है नीचे 1.0 m सांद्रण और 298 के ताप पर किया जाता है। तीसरा प्रश्न है एकल इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव डैश के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चौथा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए डैश क्रम में सजाया जाता है, तो इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में। क्लास 12 भारतीय वन बुक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम लोग 3 चैप्टर तक देख चुके थे। अब हम देखेंगे चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक का घ नंबर अभिक्रिया की अनुकता पर। अगला है अभिक्रिया A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? तो इसका ग नंबर होगा dA/dt, -dA/dt, माइनस लग जाएगा यहाँ पर -dA/dt। दूसरा नंबर ग नंबर हो जाएगा 2 के ग। तीसरा प्रश्न है किस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है? वेग बराबर दिया गया है, इसका कोटि पूछ रहा है अभिक्रिया की कोटि, तो इसका कोटि हो जाएगा ख नंबर 3 हो जाएगा इसका कोटि। क्वेश्चन पूरा दिया गया है वेग बराबर k a का पावर 2 है फिर b का पावर 1, तो कोटि हो जाएगा हमारा 3। चौथा प्रश्न है यदि समीकरण वेग हमको इतना दिया गया है k a या फिर b के पावर 2 में a का सांद्रण स्थिर रखकर b का सांद्रण तिगुना कर दिया जाता है, तो वेग इसका घ नंबर ऑप्शन होगा 9 गुना हो जाता है। पांचवा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो इसका हो जाएगा 5 के ख नंबर आंसर समय इन्वर्स। छठा प्रश्न है अभिक्रिया A से E के लिए पाया गया कि अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब A का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया में A की कोटि है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 2। सातवां प्रश्न है अभिक्रिया 2A + 3B और तिरका चिन्ह है C + 2D के लिए अनुकता होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। आठवां है एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है वेग बराबर k a के पावर 2 × b के पावर 1। इस अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नौवां प्रश्न है
कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है तो इसका 9 का घ हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ताप, दाब, सांद्रण सभी कारक है जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। 10वां प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होती है? तो इसका कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा? समय इन्वर्स, समय इन्वर्स। अगला है 11 नंबर, आर्हेनियस समीकरण है। तो आर्हेनियस समीकरण होता है ऑप्शन नंबर का k बराबर ए के पावर ए स्मॉल ई के पावर माइनस ई कैपिटल में है, फिर ए है, उसके बाद वहीं पर है ऊपर RT, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा 11 का। 12 है, कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा, तो 16 मिनट का समय लगता है। 12 के ग नंबर ऑप्शन। 13 है, जल में H2 प्लस Cl2 दोनों गैस है, सूर्य प्रकाश से अभिक्रिया कराना है तो 2HCl अभिक्रिया की कोटि है इसमें, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 0। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। किस अभिक्रिया का वेग डैश होते रहते हैं जबकि वेग स्थिरांक डैश होता है? तो इसमें हो जाएगा अभिक्रिया का वेग परिवर्तित और स्थिरांक ऑप्शन भरा जाएगा, परिवर्तित और स्थिरांक। 2 नंबर है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग डैश रहता है तो बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा डैश होती है तो घट जाती है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा घट जाती है। तो चौथा है, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को डैश कहते हैं तो अभिक्रिया की कोटि। चौथा प्रश्न है, उसका आंसर अभिक्रिया की कोटि। 5वां है, अभिक्रिया CH3COO प्लस H2O और फिर H प्लस के साथ अभिक्रिया कराना है तो CH3COOH प्लस CH3OH की अनुक्ता डैश और अभिक्रिया डैश कोटि की होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,2। एक में 5 भरा जाएगा, एक में 2। 5 नंबर का फिर से देखिएगा, इसका 5 नंबर प्रश्न है जिसका आंसर है 5 का 2,1 है, इसका आंसर 2,1 है। स्टिक ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के लिए है, बुक है भारती भवन। पहला प्रश्न है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है एक अच्छा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अवशोषक है, अवशोषक। दूसरा प्रश्न है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो 2 का ख हो जाएगा पृष्ठीय घटना, पृष्ठीय घटना। तीसरा प्रश्न है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर अधिशोषण ऊर्जा। चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है, तो इसको हम बोलेंगे घ नंबर ऑप्शन है पृष्ठ सक्रिय कारक, पृष्ठ सक्रिय कारक। 5वां है, कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस का द्रव में परिक्षेपण, गैस का द्रव्य में परिक्षेपण। 6ठा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कौन है, गमन कौन कहलाता है? 6ठा नंबर प्रश्न फिर से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत कण संचलन, घ नंबर ऑप्शन। 7वां है, दूध है जल में परिक्षेपित वसा है, दूध जो होता है जल में परिक्षेपित वसा है, 7 का क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पहला क्वेश्चन है, सिलिका जेल डैश को अवशोषित कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का ख। एक का आंसर था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है तो जल वाष्प, एक का आंसर होगा जल वाष्प। याद रखिएगा, सिलिका जेल डैश को अवशोषित करता है तो जल वाष्प को अवशोषित करता है, सिलिका जेल डैश को अवशोषित करता है तो जल वाष्प को अवशोषित करता है। दूसरा प्रश्न है, जब गैस ठोस पदार्थ के भीतर तक समा जाता है तब इस क्रिया को डैश कहते हैं तो अवशोषण कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब गैस ठोस पदार्थ के भीतर तक समा जाता है तब इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण कहते हैं। तीसरा प्रश्न, अधिशोषण एक डैश प्रक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी, अधिशोषण एक डैश प्रक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी। चौथा है, रासायनिक अधिशोषण में हमेशा
डैश स्तर होता है। तो एक अणुक का नंबर, एक अणुक, 4 का आंसर हो जाएगा एक अणुक। 5वां है कोलाइडी वैद्युत अपघट्ट के अनेक अणु परस्पर संयोजित होकर डैश बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का मिसेल्स। तो आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसमें यदि 1 से 5 तक में आपके नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल होगा तो उतना न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि अंक चेंज करके बहुत सारा न्यूमेरिकल भी रहता है। तो आप इस चैप्टर से, ये 5 चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आता है उसको यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स उठ जाएगा।